एवरीवन, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने लिया है इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी आपातकाल क्या है, क्या हमारे भारतीय संविधान के अंदर किस आर्टिकल में आपातकाल का प्रावधान है और आपातकाल के अंदर हमारे क्या फंडामेंटल राइट रहते हैं और आपातकाल कब लागू किया गया है और आपातकाल हमारे देश में कितने टाइप्स का होता है। तो आइए हम क्विकली जान लेते हैं आपातकाल के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इमरजेंसी आपातकाल, जो हमने आपातकाल की अवधारणा है जो अडॉप्ट किया है, इसे हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी के वाइमर संविधान से इसको अडॉप्ट किया है। आपको पता होगा जो हमने अपने 395 आर्टिकल अपने संविधान के अंदर लिखे हैं, इन 395 आर्टिकलों में से लगभग जो 200 आर्टिकल हैं वो अकेले ही भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है या उससे लिए गए हैं। इसके बाद 195 आर्टिकल 195 जो आर्टिकल हैं ये हमने विभिन्न देशों से अडॉप्ट किए हैं और उसी के ही क्रम में आता है हमने जो इमरजेंसी का प्रोविंस है वो किससे अडॉप्ट किया है, जर्मनी से अडॉप्ट किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, ये जो वीडियो है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो एग्जाम स्टेट के लिए हो या एग्जाम सेंटर के लिए होगा। इस एग्जाम के अंदर पूरी डिटेल से आपको ये समझाया जाएगा और जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउटों को दूर किया जाएगा कि इमरजेंसी है क्या, किससे इमरजेंसी लगाई जाती है, कैसे कैसे इमरजेंसी में कार्य होता है, कैसे कैसे हम काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं भाग 18 आर्टिकल 352 से 352 से आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी के प्रोविंस है, इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है जो भाग 18 के अंदर आता है। टोटल 395 आर्टिकल को 22 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम जान लेते हैं आर्टिकल 352 है क्या। 352 है ये हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, ये हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं 356 हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 360, ये हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो प्रावधान है वो 360 आर्टिकल से लिया गया है। आइए जान लेते हैं इसे कौन लागू करता है और कैसे ये लागू किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम बारी बारी से एक एक उस पर अनुच्छेद पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 352 या 352 आर्टिकल की हम बात करते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है अगर भारत के अंदर, अगर इंडिया के अंदर 3 प्रकार से ही जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फर्स्ट है वॉर, यानी कि जब युद्ध की स्थिति हो तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी की बात है ये। सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण के टाइम पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और थर्ड है आर्मड रेवोल्यूशन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के टाइम पर ही इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो आर्मड रेवोल्यूशन है, सशस्त्र विद्रोह है, इसकी जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, आंतरिक गड़बड़ी थी, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसमें जोड़ दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। और हमारे 3 ही कारण है, एक वॉर है, एक एक्सटर्नल एग्रेशन है। ये 3 ही जो रीजन है, ये 3 ही रीजन और 3 ही बार हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाएगी है। तो फिर जान लेते हैं कब कब हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाएगी है। सबसे पहले हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो अक्टूबर 1962,
अक्टूबर 1962 के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई और ये नेशनल इमरजेंसी 1968 तक लगी थी। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे लंबी नेशनल इमरजेंसी ये थी। इसको लगाने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और जब इन्होंने अक्टूबर 1962 के अंदर इमरजेंसी लगाई उस टाइम पर राष्ट्रपति यही थे। हुआ क्या था, अक्टूबर 1962 के अंदर हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने के साथ जो स्थिति थी वो किस में बदल गई थी? एक वॉर के अंदर बदल गई थी। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उन्होंने किस आधार पर इमरजेंसी लगाई थी? उन्होंने एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी। इसलिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वॉर क्या है, वॉर किसे कहा जाता है। वॉर ये होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कंट्री ए है, कंट्री बी है। ये कंट्री ए है, कंट्री ए भी अपने आर्मड फोर्सों जो भी अपनी सेना है उसका यूज कर रही है कंट्री बी के खिलाफ, और ऐसा ही कंट्री बी भी कर रही है अपनी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका यूज कर रही है वो ए के खिलाफ है। यानी अगर मान के चलिए भारत भी अपनी सेना का यूज स्टार्ट कर दे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान भी अपनी सेना का यूज स्टार्ट कर दे तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? इस स्थिति को वॉर कहा जाता है। अगर हम सेकंड उसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण। इसमें क्या होता है, मान के चलिए कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए तो क्या कर रही है, अपनी सेना का यूज कर रही है, लेकिन जो कंट्री बी है ये अपनी सेना का यूज नहीं कर रही है। यानी एक कंट्री तो क्या है, अपनी सेना का यूज कर रही है, दूसरी कंट्रीज का यूज नहीं कर रही है। ऐसा ही हुआ था 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंटरनल एग्रेशन के आधार पर ही इंडिया के अंदर इमरजेंसी, फर्स्ट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, इंपोज किया था। इसके अंदर क्या हुआ था, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में हमने, इंडिया ने इसको जवाब देने के लिए वापस अटैक किया था। तो इसमें जब फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई तो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो से स्टार्ट हुआ, चाइना के साथ हमारी वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो वॉर थी, वॉर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट इमरजेंसी लगाई और फर्स्ट इमरजेंसी लगाने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 359 आर्टिकल का यूज करते हुए ये बात कही कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, इनको हम किसी भी कोर्ट के अंदर, इनके लिए किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। यानी अब हमारे फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं है। और इसी के भी आधार पर ही सरकार ने क्या किया, लगभग 200 से ज्यादा व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया। उनको इस बात के लिए गिल्टी पाया गया। सरकार ये मानती थी कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब चल ही रहा था जो हमारा वॉर था चाइना के साथ, इंडिया चाइना का जो वॉर था अब वो खत्म हो गया था। इसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी थी उसको हटाया नहीं गया था। फिर अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1965 के अंदर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, हमारे जो युद्ध की स्थिति थी वो बिगड़नी स्टार्ट हुई पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और सितंबर 1965 आते आते ये स्थिति अब किसके अंदर बदल चुकी थी, अब ये स्थिति वॉर के अंदर बदल चुकी थी। अब वॉर की स्थिति आ चुकी थी। इसके बाद हम जानते हैं जनवरी 1966 के अंदर, जनवरी 1966 के अंदर हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान का था वो वॉर खत्म हुआ और एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम जानते हैं ताशकंद समझौते के नाम से। लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी जारी रही, उसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी को जारी रखा गया सरकार द्वारा।
बहुत सारे ऐसे एक्ट प्रभावी किए गए जिनके द्वारा जो पब्लिक थी उस पर ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन फिर 1966 के बाद पब्लिक ने धरने प्रदर्शन स्टार्ट किए, अपनी आवाज को उठाना स्टार्ट किया और उसी के बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ और इसी के तहत 1968 में इंडिया सरकार ने अपनी फर्स्ट इमरजेंसी को रिवोव कर लिया। इसके बाद जानते हैं हम सेकंड इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं सेकंड इमरजेंसी। सेकंड जो इमरजेंसी थी हमारी वो 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई थी। और ये क्यों लगाई गई थी? ये इसका जो ग्राउंड था वो था वॉर जब हमारा भारत एंड पाकिस्तान के मध्य जो स्थिति थी वो खराब हुई थी और खराब होने के उपरांत सेकंड इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया गया, सेकंड इमरजेंसी लगा दी गई। सेकंड इमरजेंसी लगाने के बाद संसद ने मीसा और कॉफी पोसा एक्ट और अगर हम बात करें डिफेंस रूल ऑफ इंडिया इन एक्ट को अपना लिया गया और ये एक्ट भारत सरकार को और ज़्यादा पावर देते थे। अब भारत सरकार के पास ज़्यादा पावर थी और ज़्यादा पावर होने के साथ ज़्यादा पावर में भारत सरकार इसका मिसयूज भी कर रही थी। मिसयूज होने के साथ साथ जब भी हमारे जो 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई और इसमें पाक और पाकिस्तान और भारत के युद्ध जो ही खत्म होने के उपरांत 1974 तक भी इस इमरजेंसी को रिवोव नहीं किया गया और इस इमरजेंसी सेकंड इमरजेंसी चल ही रही थी। इसी के बाद में ही थर्ड इमरजेंसी लगा दी गई, तीसरी इमरजेंसी भारत के अंदर लगा दी गई। थर्ड जो इमरजेंसी की हम बात करते हैं, तीसरा आपातकाल की हम जब बात करते हैं तो ये 25 जून 1975 को लागू किया गया था और ये 23 मार्च 1977 तक ये जारी रही थी। अक्सर हुआ क्या था, ये हमने पहली इमरजेंसी पढ़ी, पहली इमरजेंसी लगाई गई थी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, बाह्य आक्रमण की वजह से पहली इमरजेंसी लगाएगी। सेकंड इमरजेंसी जो लगाएगी वो वॉर की वजह से लगाएगी। अब जो थर्ड इमरजेंसी थी वो किस वजह से लगाएगी? वो लगाएगी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। दरअसल हुआ ये था कि जब 25 जून से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इलेक्शन पिटीशन पर एक केस चल रहा था जिसमें एक प्रमुख निर्णय आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को उसके लिए गिल्टी पाया और उसे जो डिसीजन था उस डिसीजन में यह कह दिया गया कि आने वाले अगले 6 वर्षों के लिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी है वो पब्लिक ऑफेंस का यूज नहीं कर सकती हैं। इस निर्णय को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट था वो वोकेशनल पर चल रहा था। किसी और लेक्चर में हम बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट है साल के वो 365 दिन कार्य नहीं करता है। शुरुआत में वो कुछ कम ही दिन कार्य करता था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगभग ज्यादा दिन कार्य करता है बजाय तुलना जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता था। तो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने इस डिसीजन को चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वोकेशनल होने के कारण इसको इंदिरा गांधी को कंडीशनल स्टे यहां मिल रहा था। इसलिए जो विपक्षी जो पार्टी के सदस्य थे, विपक्षियों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया। विपक्षी क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या दे, इंदिरा गांधी अपने पद से त्याग पत्र दे दे। जगह जगह धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, 25 जून को एक लेटर लिखती हैं
और ये लेटर जो लिखा जाता है ये उस टाइम के जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद को ये लेटर लिखा जाता है और उनको क्या डिक्लेयर करने को कहा जाता है, आर्टिकल 352 का यूज करके उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल यूज करने को कहा जाता है, यानी कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए। और ये पहली बार हुआ था जब मंत्रिमंडल की बिना सलाह के ही केवल एक पीएम के कहने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके थे। और इस आपातकाल ये सबसे भयंकर आपातकाल भी था, सबसे गंभीर भी था, क्योंकि इसके अंदर संविधान के अंदर बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। संविधान के अंदर ये मान के चलिए एक संविधान को पूर्णतः बदल ही दिया गया। उसके बाद में इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसे हम फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोग्राम भी विवादित था। थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो प्रेस पर पूर्णतः बैन था, प्रेस को पूर्णतः बैन कर दिया गया, यानी प्रेस पर पाबंदी थी। वो संसद में होने वाली किसी भी विषय पर रिपोर्टिंग ना कर सकते थे, सरकार जिस विषय पर चाहे उसी विषय पर बता सकते थे। तो हमने जानी जो कितनी इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी जानी हमने। फर्स्ट इमरजेंसी क्यों लगाएगी, सेकंड इमरजेंसी क्यों लगाएगी और थर्ड इमरजेंसी क्यों लगाएगी। आइए अब हम जानते हैं जो इमरजेंसी है उसको अप्रूवल कैसे मिलती है, इमरजेंसी कैसे अप्रूवल की जाती है। अब हम बात करते हैं जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को अप्रूवल कैसे मिलता है। अब इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए कैबिनेट क्या करेगा, रिटर्न एडवाइज जारी करेगा। रिटर्न जो एडवाइज है वो किसके लिए, राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, आपातकाल घोषित कर देगा। आपातकाल की घोषणा होते ही जो इसके बाद जो है ये आएगा संसद के पास। जैसा कि आप जानते हैं संसद के अंदर 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या होता है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको जोड़ा गया था। यानी कि अब क्या हो गया था, 1944वें संविधान संशोधन 1978 से जो पहले था उसको इमरजेंसी लगाना आसान था, उसको रिवोव करना मुश्किल था। अब इसका विपरीत हो गया था, अब इमरजेंसी को लगाना मुश्किल हो गया था और उसको हटाना आसान हो गया था। इसके बाद में जब लोकसभा के अंदर इमरजेंसी के बारे में जो प्रस्ताव आता है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है, लगभग 50% जो सदस्य होते हैं उनको इस पर वोटिंग करते हैं। वो इसके अगर पक्ष में मत देते हैं तो इसको इंप्लीमेंट, इसको लागू किया जाएगा। या इसके 2/3 मेंबर, फर्स्ट 50%, सेकंड 2/3 मेंबर क्या करते हैं, इसमें इमरजेंसी को अप्रूवल देते हैं, अपनी सहमति देते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसको अगर अप्रूवल ना मिले, अगर इसको अप्रूवल ना मिले तो क्या होगा, अगर इसको अप्रूवल या तो एक सदन इसको अप्रूवल दे या दोनों में से कोई भी सदन अप्रूवल ना दे, 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो लोकसभा इसको अप्रूवल दे दे या राज्यसभा, कोई भी एक सदन अप्रूवल दे दूसरा ना दे, या दोनों नहीं दे। अगर इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल दी जाती है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 मंथ के लिए ये लगाया जा सकता है। 6 मंथ के बाद इसको आगे कितने भी टाइम तक हम बढ़ा सकते हैं, +6 करके हम आगे कितना भी टाइम कर सकते हैं अगर स्पेशल मेजॉरिटी दी गई है। अगर मान के चलिए किसी एक भी सदन ने इसमें मना किया है या दोनों सदनों में से मना किया है, तब जो इमरजेंसी है वो केवल और केवल 1 मंथ के लिए ही जारी रहेगी, 1 मंथ के लिए ही लगाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी को कैसे हटाया जाता है। ये तो हमने इमरजेंसी को लगाने की बात की, अब हटाने के मोटे मोटे 2 ही कारण हैं। फर्स्ट, अगर हम रीजन की बात करते हैं तो फर्स्ट रीजन ये है, अगर
प्रेसिडेंट को ये लगता है जिस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी वो प्रॉब्लम जो थी, वो कारण जो रीजन था वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इमरजेंसी को रिवोव राष्ट्रपति बिना किसी अनुमति के, बिना किसी से पूछे राष्ट्रपति इमरजेंसी को हटा सकता है। सेकंड जो रीजन है, अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो इमरजेंसी को हटाना होगा, राष्ट्रपति इमरजेंसी को हटाएगा। फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट के अंदर अगर राष्ट्रपति को अपने विवेक से यह लगता है कि इमरजेंसी होनी ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। सेकंड, अगर लोकसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित करे तो भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अमेंडमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें अमेंडमेंट की तो इससे जो संबंधित अमेंडमेंट आते हैं, संविधान संशोधन है वो है 38वां, 39वां, 42वां और 44वां। अगर हम बात करें 38वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, जो 38वां संविधान संशोधन है वो 1975 में किया गया था। इसमें ये कहा गया था जो भी राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाएगा, आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई जाएगी, जो घोषित की जाएगी, उसे किसी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर यह अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर पीएम प्रेसिडेंट और इसके अंदर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और इसके अंदर लोकसभा स्पीकर, इनको चार जो प्रमुख हैं, इनके निर्वाचन से संबंधित कहीं भी किसी भी न्यायालय के अंदर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। आई रिपीट, हम दोबारा से देखते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 क्या कहता है, जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि 39वां संविधान संशोधन पीएम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है और जो लोकसभा स्पीकर है उसके जो निर्वाचन है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है। इसके अंदर इतने ज्यादा अमेंडमेंट भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिले। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी के अंदर क्या है, इसी में अखंडता, समाजवाद और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो इसी संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन में ये कहा गया था जो संसद का जो कार्यकाल है, जो लोकसभा और विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब 5 वर्ष की बजाय जो कार्यकाल कितना हो गया था, 6 वर्ष का हो गया था। केंद्र सरकार के पास ऐसी पावर आ गई थी कि वो किसी भी क्षेत्र में जो सेना है उसको तैनात कर सकती थी, किसी भी क्षेत्र में उसको प्रभावी बना सकती थी। यानी कि वो कहीं भी अपने आप को किसी सेना को कहीं भी तैनात किया जा सकता था। इसी के अंदर जो था आपातकाल है, आपातकाल में क्या है, मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी नहीं थी। मंत्रिमंडल से जो सलाह लेना था अगर आपातकाल लगाना तो वो जरूरी नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन के अंदर जिसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इसको वापस घटाकर कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। दूसरी जो मंत्रिमंडल की जो सलाह थी आपातकाल लगाने के लिए वो जरूरी थी, पहले के अंदर जरूरी नहीं की गई थी 42वां संविधान संशोधन के। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था इसमें मंत्रिमंडल जो था, मंत्रिमंडल के लिए सलाह क्या कर दी गई, जरूरी कर दी गई। यानी जो अब आपातकाल है,
आपातकाल को जरूरी मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी अब आपातकाल जो लगाना था वो मुश्किल होता जा रहा था और हटाना उसे आसान होता जा रहा था। आइए अब हम अंतिम उसमें बात कर लेते हैं इसका जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके तहत अगर आपातकाल लगता है तो 358 आर्टिकल की हम पहले बात करेंगे। 358 आर्टिकल की बात करेंगे। 358 आर्टिकल ये कहता है कि इसके तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो जो आर्टिकल 19 है, आई रिपीट आर्टिकल जो 19 है, इसके अंदर जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो वर्ड आया, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें ये कहा गया 1978 के अंदर ये बात जोड़ दी गई, अगर जो है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी है वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रीगेशन यानी कि बाहरी आक्रमण की वजह से अगर इमरजेंसी लगी है तो ये जो 6/19 में दिए गए, जो 19 में आर्टिकल 19 में दिए गए 6 फंडामेंटल राइट क्या होंगे, सस्पेंड होंगे, निलंबित हो जाएंगे। अगर इमरजेंसी का तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह है तो ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे। आई रिपीट, 2 ही वजह से आर्टिकल ये सस्पेंड हो सकते हैं, एक तो वॉर की वजह से, दूसरा बाहरी आक्रमण की वजह से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत, सॉरी 359 के तहत 359 क्या कहता है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सभी निलंबित हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो जाना, शुरुआत में हमने जाना आर्टिकल 352 है क्या, किस वजह से लगाया जाता है, 3 रीजन के वजह से, कारण की वजह से लगाया जाता है, युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। अगर इसकी जगह पहले हमने यूज किया था जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस था और उसको हमने हटा दिया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। फिर हमने जाना हमारे देश में इमरजेंसी 3 बार लगी है। फर्स्ट लगी थी 1962 के अंदर जो सबसे बड़ी इमरजेंसी थी, उसके बाद हमने जाना 1971 के अंदर सेकेंड इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद हमने जाना, उसके बाद 1975 के अंदर थर्ड इमरजेंसी लगी थी। फिर हमने ये भी जाना कौन कौन से राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सा जो अमेंडमेंट है वो इससे प्रभावित है। तो आज का मैं उम्मीद करता हूं जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और जिसमें दी गई जो जानकारी है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। कोई भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए, अगर इमरजेंसी से पूछा गया है तो इससे बाहर नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन, सभी इसी में से ही आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।